आगे बढ़ते हैं कूलम्स लॉ की एप्लीकेशंस में। जैसा कि हम पढ़ चुके थे, बहुत सारी तरह की वैरायटी के क्वेश्चंस हम लोग कर चुके थे। कुछ और करते हैं। जैसे मान लीजिए आपको कोई चार्जेस दिए हुए हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपको एक चार्ज दिया है 4 कूलम, एक चार्ज दिया है आपको 2 कूलम, और मान लीजिए ये कुछ डिस्टेंस अपार्ट एक दूसरे से रखे हुए हैं। मान लीजिए इनके बीच का डिस्टेंस जो है वो r है, ठीक है भाई। तो ये चार्जेस जो है मान लीजिए वो एक टेबल पे रखे हुए हैं, और टेबल का टॉप व्यू आप इमेजिन कर सकते हैं, और जो टेबल का सरफेस है वो मान लीजिए स्मूथ सरफेस है, ठीक है भाई। तो आपसे पूछ लिया गया कि अगर मान लीजिए इस सिस्टम में जो आपका चार्ज गिवन है आपको 4 कूलम, मान लीजिए वो डिस्प्लेस हो जाता है 5 मीटर टुवर्ड्स लेफ्ट, 5 मीटर टुवर्ड्स लेफ्ट हमने क्या कर दिया, 4 कूलम के चार्ज को डिस्प्लेस कर दिया। तो आपसे पूछा ये गया क्वेश्चन में कि क्या 2 कूलम का चार्ज भी डिस्प्लेस हुआ, और अगर हुआ तो कितना डिस्प्लेस हुआ और किस डायरेक्शन में वो क्या हुआ, डिस्प्लेस हुआ। चलिए फाइंड करते हैं, सिचुएशन को एनालाइज करते हैं। जैसा कि हमें दिखाई दे रहा है दोनों चार्जेस बेटा लाइक चार्जेस है, वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। मतलब 4 कूलम जो 2 कूलम के ऊपर फोर्स लगाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वो राइट डायरेक्शन में लगाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और जो 2 कूलम 4 कूलम के ऊपर फोर्स लगाएगा वो किस तरफ लगाएगा, वो लेफ्ट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। कितना लगाएगा, Fe। ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे के ठीक डायरेक्टली ऑपोजिट एक्ट हो रहे हैं, और इन दोनों फोर्सेस का जो मैग्नीट्यूड है बेटे वो क्या है, बराबर है। मतलब जो नेट फोर्स पूरे सिस्टम पे है वो कितना हो गया है, 0। तो जैसा कि हम लोग क्लास 11th में सेंटर ऑफ मास की एप्लीकेशंस में करते थे कि जब सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे दिया होता था और नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम 0 होता था, मतलब मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज कंजर्व्ड, रिमेन्स कंजर्व्ड देयर, तो हम लोग यूज करते थे सिंपली m1 x1 इज इक्वल्स टू m2 x2 टाइप का। तो हम ऑन दैट बेसिस अगर यहां आंसर करें तो सिंपली हमने क्या देखा कि जो 4 कूलम का चार्ज है वो डिस्प्लेस किया है कितना आपने, 5 मीटर। तो आपसे पूछा गया कि बताइए 2 कूलम कितना डिस्प्लेस हुआ। तो मान लीजिए आपने मान लिया कि 2 कूलम जो डिस्प्लेस हुआ वो x डिस्प्लेस हुआ, किस तरफ उसको डिस्प्लेस होना पड़ेगा। तो मेरे ख्याल से ये आपको दिखाई दे रहा है कि अगर 4 कूलम 5 मीटर लेफ्ट को अगर डिस्प्लेस हो रहा है तो 2 कूलम शुड बी शिफ्टेड टुवर्ड्स राइट, सो दैट जो सिस्टम का सेंटर ऑफ मास है वो कहां रहे बेटा, वहीं रहे जहां वो ऑलरेडी था, क्योंकि नेट फोर्स जो एक्ट हो रहा है सिस्टम पे वो कितना हो रहा है, 0। तो इस बेसिस पर हम लोगों ने कैलकुलेट किया कि 20 is equals to 2x, and from here x is equals to 20 by 2, it will become 10. So कौन डिस्प्लेस हुआ 10 मीटर, 2 कूलम चार्ज किस तरफ डिस्प्लेस हुआ, आप बोल सकते हैं राइट डायरेक्शन में क्या हुआ, डिस्प्लेस हुआ। हम इसी तरीके का क्वेश्चन एक और ले सकते हैं, कैसे कि मान लीजिए हम बोलते हैं कि जो आपका 4 कूलम चार्ज है, इसी पर्टिकुलर सिचुएशन में अगर आपको ऐसा बोल दिया जाए कि 4 कूलम चार्ज को, ये चार्जेस को दोनों को रिलीज कर दिया गया, तो रिलीज अगर हम इन चार्जेस को करेंगे, मान लीजिए आपको ऐसा दिया गया कि ये दोनों चार्जेस फिक्स्ड है पहले, और बाद में इनको क्या कर दिया गया, रिलीज कर दिया गया। तो रिलीज होते ही ये चार्जेस के ऊपर क्या लग रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है। तो रिलीज होते ही ये चार्जेस क्या कर लेंगे, मूव करना शुरू कर देंगे। मूव कौन चार्ज किस तरफ करेगा, मेरे ख्याल से दिखाई दे रहा है आपको फोर्सेस की डायरेक्शन से। 2 कूलम जो मूव करेगा बेटा वो राइट डायरेक्शन में करेगा, और 4 कूलम किस तरफ करेगा बेटा, लेफ्ट डायरेक्शन में करेगा। मान लीजिए आपको बोला गया है कि जो 2 कूलम चार्ज है वो 10 मीटर डिस्प्लेस होता है किस डायरेक्शन में बेटा, राइट डायरेक्शन में। तो आपसे पूछ लिया गया क्वेश्चन में कि बताइए 4 कूलम चार्ज किस तरफ डिस्प्लेस हुआ और कितना डिस्प्लेस हुआ। मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन वही हो गया है जो अभी हमने किया है। इस तरीके का क्वेश्चन हम लोग कर सकते हैं बड़े आराम से सभी लोग, ठीक है भाई। अब मान लीजिए इसी तरह की सिचुएशन में आपको बोल दिया गया कि जब इन चार्जेस को रिलीज किया गया तो मूव करते समय किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर आपको ऐसा गिवन है कि जो 4 कूलम चार्ज है उसका जो स्पीड हो गया बेटा वो कितना हो गया, 5 मीटर पर सेकेंड, और जो 4 कूलम चार्ज है बेटा वो किस तरफ मूव करेगा, वो लेफ्ट डायरेक्शन में मूव करेगा। तो ये 5 मीटर पर सेकेंड किस दिशा में मूव किया, सबसे पहले लेफ्ट डायरेक्शन में, और किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे हमने इसको नोट कर लिया, इसकी स्पीड कितनी मिली, 5 मीटर पर सेकेंड। तो आपसे पूछा गया कि उस समय आपको क्या बताना है, स्पीड ऑफ 2 कूलम चार्ज बताना है। तो मेरे ख्याल से सब बच्चों को दिखाई दे रहा है कि अगेन जो नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम है वो 0 है बेटा, सिस्टम के ऊपर नेट फोर्स एक्ट नहीं हो रहा है।
अब अगर आपसे ऐसा कोई पूछ ले कि क्या 2 कूलम के ऊपर नेट फोर्स 0 है, तो नहीं, बिल्कुल नहीं है, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स उसके ऊपर लग रहा है जो 4 कूलम ने लगाया है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि क्या 4 कूलम के ऊपर नेट फोर्स 0 है, तो जी बिल्कुल नहीं है, क्योंकि उसके ऊपर किसने फोर्स लगाया, 2 कूलम ने। बट अगर आपसे पूछ लिया जाए कि क्या सिस्टम के ऊपर नेट फोर्स 0 है, तो हाँ, सिस्टम के ऊपर अभी नेट फोर्स क्या है, 0। अगेन अगर सिस्टम के ऊपर नेट फोर्स एक्ट हो रहा है 0, तो उसका जो लीनियर मोमेंटम है बेटा वो क्या रहेगा, सिस्टम का कंजर्व रहेगा। मतलब जो इनिशियल लीनियर मोमेंटम है दैट हैज टू बी इक्वल टू द फाइनल लीनियर मोमेंटम। और हम देख पा रहे हैं कि इनिशियली हमें 4 कूलम और 2 कूलम का कोई वेलोसिटी नहीं गिवन है, तो इनिशियल लीनियर मोमेंटम कितना है सिस्टम का, 0, तो फाइनल आल्सो हैज टू बी इक्वल टू 0। तो हम लोग इस क्वेश्चन में क्या करेंगे कि जो लेफ्ट डायरेक्शन का लीनियर मोमेंटम है उसको इक्वल रख देंगे किसके, जो राइट डायरेक्शन का लीनियर मोमेंटम होगा उसके। तो हम लोग क्या करेंगे कि जो 4 कूलम का चार्ज है इनटू इसका जो वेलोसिटी है वो कितना दिया गया है हमें, 5। इधर जो 2 कूलम का चार्ज है बेटा वो उसका वेलोसिटी कितना है, मान लीजिए v मान लिया मैंने, वो किस डायरेक्शन में, राइट डायरेक्शन में। तो 4 into 5 कितना हो गया, 20 इज इक्वल्स टू 2 into v। तो यहां से v कितना आ गया अगेन बेटा आपका 20/2 इज इक्वल्स टू कितना आ गया, 10 मीटर पर सेकेंड। जिस इंस्टेंट पर 4 कूलम आपका 5 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा था, उसी सेम इंस्टेंट पर आपका 2 कूलम किस स्पीड से दौड़ रहा है बेटा, 10 मीटर पर सेकेंड से दौड़ रहा है। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं जैसा आप सेंटर ऑफ मास में करते थे। ठीक है भाई, चलिए कुछ एक नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। मान लीजिए बेटा आपको कुछ इस तरीके से एक सिचुएशन गिवन है कि आपका एक चार्ज क्या है, Q1 गिवन है आपको, और इससे कुछ दूरी पर एक चार्ज रख दिया जाता है Q2, जिसका कि लेट्स सपोज मास कितना है, m है। जो इनका इनिशियल सेपरेशन है लेट्स सपोज कि ये कितना है बेटा, r1 है, ठीक है। और ये चार्ज क्या है बेटा, Q1 चार्ज मान लीजिए आपको गिवन है कि फिक्स्ड है, और आपने जब Q2 को रखा तो रखने के बाद मान लीजिए आपने क्या कर दिया, इसको रिलीज कर दिया। तो रिलीज होने के बाद आपको ये दिखाई दे रहा होगा कि Q2 किस तरफ दौड़ेगा। अगर हम ऐसा मान लें कि दोनों लाइक चार्जेस हैं, तो Q1 जो है वो Q2 के ऊपर राइट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा बेटा, तो राइट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा तो ये इस तरफ जोड़ेगा। और मान लीजिए दौड़ते हुए जो चार्ज Q2 है वो किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर कहां पहुंच गया है, मान लीजिए वो बेटा R2 दूरी पर पहुंच गया है, कहां से, Q1 से, ऐसा गिवन है आपको। तो आपसे पूछा गया कि जो चार्ज Q2 है जब वो दूरी R2 पे पहुंच जाता है Q1 से, तो आपको उसका क्या बताना है बेटे, स्पीड बताना है, स्पीड फाइंड आउट करना है। मेरे ख्याल से गिवन सिचुएशन सबको समझ आ गया होगा। और आप इस वाले सिचुएशन में भी इमेजिन कर सकते हैं कि चार्जेस जो है वो एक टेबल के टॉप पर रखे गए, टेबल के ऊपर वाले सरफेस पे रखे गए हैं, और सरफेस कैसा है, स्मूथ सरफेस है, हॉरिजॉन्टल प्लेन में चार्जेस रखे गए हैं, कोई बात नहीं है घुमाने की। और हमारे से पूछा गया है कि जब चार्ज Q2 जो है वो R2 दूरी पर पहुंच गया है Q1 से, तो हमें उसका क्या बताना है, स्पीड बताना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे भाई, इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, मान लेते हैं कि किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर जो चार्ज Q2 है, जो चार्ज कौन सा है बेटे, Q2 चार्ज है, वो मान लीजिए कितनी दूरी पर पहुंच जाता है, किस चार्ज से, Q1 चार्ज से, वो पहुंच जाता है बेटे x दूरी पर। उस समय जब Q2 Q1 से कितना दूर चला गया, x दूरी दूर चला गया है, तो Q1 के कारण Q2 के ऊपर एक फोर्स लग रहा है जो कि कितना है मैग्नीट्यूड वाइज, दैट इज K Q1 Q2 बाय कितना, x का स्क्वायर। मेरे ख्याल से सब बच्चों को समझ आ रहा है। अब ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्ट हो रहा है, और दूसरा फोर्स एक्ट हो रहा है किसके ऊपर, Q2 चार्ज के ऊपर। जब किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगता है तो क्या वो एक्सेलरेट करती है, जी हां बिल्कुल वो एक्सेलरेट करती है। तो हम लोग यहाँ F को क्या लिख लेंगे बेटा, ma लिख लेंगे, जैसा कि आप क्लास +1 से जानते हैं। तो ma इज इक्वल्स टू K Q1 Q2 बाय कितना, r स्क्वायर। आप यहां से क्या निकाल लेंगे, चार्ज पार्टिकल का एक्सेलरेशन निकाल लेंगे, जो कि कितना आ गया बेटे, K बाय m इनटू कितना, Q1 Q2 बाय कितना, x स्क्वायर बाय कितना, x स्क्वायर। मेरे ख्याल से सब बच्चों को समझ आ गया है। ठीक है भाई, अब हमने चार्ज Q2 का क्या निकाल लिया किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे, जब वो x दूरी पहुंच गया Q1 चार्ज से, तो उसका एक्सेलरेशन हम लोगों ने निकाल लिया। अब हमें यहां दिखाई दे रहा है कि जो एक्सेलरेशन है इस चार्ज पार्टिकल Q2 का, वो किसका फंक्शन है बेटे, x का।
ध्यान रखिए यहां जो एक्सेलरेशन है उसको हम टाइम का फंक्शन नहीं बल्कि किसका फंक्शन है हमारे सामने, x का फंक्शन है। जब भी a एज ए फंक्शन ऑफ x दिया होता था आपको 11th क्लास में, तो उस समय आप एक्सेलरेशन को क्या लिखते थे, मेरे ख्याल से सब बच्चों को आइडिया है कि v dv by dx लिखते थे। सो इन दैट केस एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू k by m टाइम्स q1 q2 by x स्क्वायर, मेरे ख्याल से। अब इस इक्वेशन को रीअरेंज कर लेते हैं, तो हमारे सामने इक्वेशन आया v dv इज इक्वल्स टू k by m into q1 q2 by x square into dx। ठीक है भाई, मतलब सीधा सीधा दिखाई पड़ रहा है सब लोग को कि अब हमें इस सिचुएशन को क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो इंटीग्रेट करने के लिए हमें क्या चाहिए भाई, इधर की लिमिट्स चाहिए। ठीक है भाई, अब सबसे पहले हम बात करेंगे वेलोसिटी की लिमिट्स का। वेलोसिटी की लिमिट्स क्या है कि चार्ज q2 ने कहां से मूव करना शुरू किया है, जब वो r1 दूरी पर रखा हुआ था चार्ज q1 से, तो उसका इनिशियल स्पीड बेटा कितना था, 0 मीटर पर सेकंड था, और फाइनल कितना हो गया बेटे, v हो गया है। तो मेरे ख्याल से सब बच्चों को नजर आ रहा है कि वेलोसिटी का लिमिट क्या हो गया, 0 से v। इधर हमें किसका लिमिट रखना है, इधर हमें x का लिमिट रखना है। तो इनिशियल सेपरेशन कितना था दोनों चार्जेस के बीच में, r1 था जहां से उसने चलना स्टार्ट किया, जहां q2 की स्पीड कितनी थी, 0, और जब वो r2 दूरी पर पहुंच गया तो उसका स्पीड कितना हो गया है, v हो गया है। मेरे ख्याल से सब लोग अब इस एक्सप्रेशन को इंटीग्रेट कर पाएंगे आराम से। तो एक्सप्रेशन इंटीग्रेट होकर के क्या आ जाएगा, इधर का इंटीग्रेशन आ गया बेटे v स्क्वायर बाय 2 जिसका लिमिट है 0 टू v। इधर कांस्टेंट्स को बाहर ले लीजिए, k बाहर आ गया, m बाहर आ गया, q1 q2 भी बाहर आ गया भाई। इधर इंटीग्रेशन किसका करना है आपको, r1 से r2 तक आपको इंटीग्रेशन करना है dx by x स्क्वायर का, मतलब 1 by x स्क्वायर into dx। सब बच्चे जान पा रहे हैं कि 1 by x स्क्वायर का जो डिफरेंशिएट जो इंटीग्रेशन है वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा -1 by x। तो हम इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं डायरेक्ट, तो वो कितना आ गया बेटे, वो आ गया -1 by x। कहां से कहां तक आ गया बेटे, r1 से लेकर r2 तक आ गया। अब यहां लिमिट्स पुट कर लेते हैं, तो ये कितना आ गया बेटे, ये तो सिंपली v स्क्वायर बाय 2 आ गया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब अपने पास क्या एक्सप्रेशन है, दैट इज k by m into q1 q2, अंदर कितना आ गया भाई, सब बच्चे बोलेंगे, तो ये आ गया माइनस को बाहर निकाल लेते हैं एक सेकंड के लिए, तो ये कितना आ गया बेटे 1 by r2 माइनस कितना 1 by r1। अब अगर इस माइनस साइन को मैं अंदर मल्टीप्लाई कर लूं तो ये सिंपली क्या आ जाएगा, 1 by r1 माइनस 1 by r2 आ जाएगा। आपसे क्वेश्चन में पूछा क्या गया था, आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था स्पीड पूछा गया था, तो v स्क्वायर इज इक्वल्स टू इधर कितना आ गया भाई 2k q1 q2 by m इनटू अंदर कितना है भाई 1 by r1 माइनस कितना 1 by r2। मेरे ख्याल से सब बच्चों को समझ आ रहा है। तो v का वैल्यू अगर आपको चाहिए तो दैट इज अंडर रूट ऑफ 2k q1 q2 by m इनटू 1 by r1 माइनस 1 by r2। मेरे ख्याल से सब बच्चों को समझ आ रहा है। ये किसका आंसर आ गया भाई, स्पीड का आंसर आ गया। जो स्पीड है चार्ज q2 की, जब वो चार्ज q1 से कितनी दूरी पर चला गया होगा, r2 दूरी पर, तो जो स्पीड होगी वो ये होगी। मेरे ख्याल से सब बच्चों को समझ आ गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको इसी क्वेश्चन में कुछ बताता हूं, इसी क्वेश्चन को हम किसी दूसरे डिफरेंट अप्रोच से कैसे कर सकते हैं। अब अगर आपको ये आइडिया है कि जो फोर्सेस के आप साथ डील कर रहे हैं वो कैसे फोर्सेस हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस हैं। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस को अगर आप ये प्रूव कर चुके हैं अभी तक कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस कैसे हैं नेचर में, वो कंजर्वेटिव हैं। तो जब कंजर्वेटिव फोर्सेस एक्ट हो रहे हो सिस्टम में कैसे फोर्सेस एक्ट हो रहे हो, कंजर्वेटिव फोर्स एक्ट हो रहे हो, तो आप सिस्टम का क्या कर सकते हैं, मैकेनिकल एनर्जी भी कंजर्व कर सकते हैं। मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व करने का मतलब जो इनिशियल स्टेट में सिस्टम का काइनेटिक एनर्जी है और पोटेंशियल एनर्जी है उसको सम अप कर दीजिए, ऐड कर दीजिए, तो वो इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी हो जाएगा सिस्टम का। और जो फाइनल स्टेट में काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी है सिस्टम का उसको सम अप कर दीजिए, और इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी हैज टू बी इक्वल टू व्हाट, फाइनल मैकेनिकल एनर्जी।
और अगर आप ऐसा करेंगे तो आप पाएंगे कि v का जो आंसर है वो इज इक्वल टू क्या आ गया, सेम आ गया आपका। और ऐसा करने में आपको ये भी दिखाई दिया कि ये प्रोसेस काफी इजी हो गया, काफी इजी हो जाएगा प्रोसेस, और जिससे कि आपका आंसर भी आ जाएगा। तो आपको सिचुएशंस को एनालाइज करना है कि आप इस क्वेश्चन को कैसे कर पाएंगे, कैसे नहीं कर पाएंगे। आप ये भी देखेंगे कि जब आप मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगाएंगे तो आप इंटीग्रेशन से भी बच पाएंगे। अभी हमने जो आंसर निकाला उसमें हमारा प्रोसेस में इंटीग्रेशन यूज हुआ। अगर किसी बच्चे को इंटीग्रेशन नहीं आ रहा है और वो इस क्वेश्चन में आंसर जानना चाह रहा है अभी का, तो आप सिस्टम का इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी को फाइनल मैकेनिकल एनर्जी के इक्वल रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। क्यों रख दीजिए? क्योंकि सिस्टम के अंदर जो फोर्सेज एक्ट हो रहे हैं वो कैसे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज हैं, और वो नेचर वाइज कैसे बेटा, कंजर्वेटिव फोर्सेज है। आप इस तरीके से भी क्वेश्चन ट्राई कर सकते हैं। चलिए मान लीजिए जैसे ये था मैकेनिक्स का पार्ट जो इलेक्ट्रोस्टैट में इसके साथ कंबाइन होकर आता है, कुछ मैथमेटिकल टर्म्स भी आ सकती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपका जो चार्जेस का कॉम्बिनेशन है वो मान लीजिए कुछ ऐसा रखा हुआ है कि यहाँ एक ओरिजिन के ऊपर एक चार्ज रखा हुआ है क्यू बेटा, यहां से 1 मीटर डिस्टेंस दूर यहाँ एक चार्ज रखा हुआ बेटे 1 कूलम, यहां 2 मीटर की दूरी पर मतलब 1 मीटर फ्रॉम हियर एक चार्ज रखा है बेटा कितना, 8 कूलम, और यहां एक चार्ज रखा है बेटा 3 मीटर दूर कितना, 27 कूलम, एंड सो ऑन अप टू सो ऑन। कहां तक चार्जेस रखे हुए हैं, वो 10 मीटर तक चार्जेस रखे हुए हैं। कहां तक चार्जेस रखे हुए हैं सब लोग जान पाएंगे, 10 मीटर तक चार्जेस रखे हुए हैं। जो ये डिस्टेंस है ये भी कितना है, 1 मीटर, और ये भी कितना है, 1 मीटर। इससे आपको क्लैरिटी हो जाएगा कि गिवन इंफॉर्मेशन क्या है आपका। और क्वेश्चन ये है कि फाइंड नेट फोर्स experienced by charge q, जो कि कहां रखा है, मान लीजिए इस पॉइंट O पर रखा है, ओरिजिन पर रखा है। तो मेरे ख्याल से सब बच्चे देख पा रहे हैं सिचुएशन को। सिचुएशन एनालाइज करते हैं भाई कि सिचुएशन में क्या गिवन है। सबसे पहली बात, क्या सारे के सारे चार्जेस पॉजिटिव चार्जेस हैं, और मान लीजिए ये चार्ज q भी कैसा गिवन है आपको, पॉजिटिव चार्ज गिवन है। तो 1 कूलम जो q के ऊपर फोर्स लगाएगा बेटा, उसकी डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या होगी, वो ये होगी। जो 8 कूलम q के ऊपर फोर्स लगाएगा उसका डायरेक्शन भी सेम होगा, जो 27 कूलम लगाएगा उसका डायरेक्शन भी ये होगा, एंड सो ऑन। तो इस केस में हमें ये पता चला कि जब हम चार्जेस चेंज कर रहे हैं तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स चेंज नहीं होगा। तो हमें सिंपली क्या करना है, सारे के सारे फोर्सेस को सिंपली ऐड कर देना है। तो देखते हैं कि 1 कूलम चार्ज इस पर्टिकुलर चार्ज q के ऊपर कितना फोर्स लगा रहा है। तो हमें पता चला कि F1 नाम दे देते हैं, जो 1 कूलम ने q के ऊपर फोर्स लगाया उसका नाम क्या देते हैं, F1 देते हैं। तो कितना फोर्स लगाया भाई इसने लगाया k q into 1 बाय कितना, 1 का स्क्वायर। तो ये कितना आ गया, सिंपली ये आ गया बेटा, सॉल्व करने पर kq आ गया। ठीक है भाई, जो 8 कूलम फोर्स लगा रहा है उसको लेट्स सपोज किसका नाम दे देते हैं बेटा, F2 का। तो वो कितना फोर्स लगा रहा है, kq इनटू कितना, 8 बाय कितना, 1 का स्क्वायर। तो ये कितना हो गया भाई, 8 kq हो गया भाई। F3 कितना लगा रहा है, F3 लगा रहा है दैट इज 27 कूलम कितना फोर्स लगा रहा है, F3 दैट इज kq इनटू 27 बाय कितना हो गया भाई, ये सब लोग बताएंगे कितना हो गया। ये हो गया बेटे, सॉरी आई डिड रॉन्ग हियर। ये क्या था, 1 मीटर सेपरेशन था, ये क्या था बेटे, यहाँ 2 मीटर का सेपरेशन था, सॉरी इट्स 2 स्क्वायर। तो 2 स्क्वायर को जब सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 kq, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटे, 4 हो जाएगा। तो 4 2 पे गया तो ये आ गया बेटे 2 kq। मेरे ख्याल से सब बच्चों को समझ आ रहा है। सिमिलरली यहाँ किसका स्क्वायर आ जाएगा बेटे, 3 का स्क्वायर आ जाएगा। तो ये कितना हो गया, 27 kq बाय कितना, 9। तो ये कितना हो गया, 3 kq। एंड सिमिलरली सो ऑन अप टू 10 टर्म्स, ये क्या लगते जाएंगे बेटा, फोर्स लगते जाएंगे। अप टू कहां तक, F10 तक फोर्स लगते जाएंगे। इस तरीके से मेरे ख्याल आप निकाल सकते हैं। अब हमें क्या निकालना है, नेट फोर्स निकालना है। तो क्या नेट फोर्स सिंपली इन सब का सम हो जाएगा, इन सब फोर्सेस को हम लोग जोड़ देंगे। तो इन सब फोर्सेस को जोड़ते हैं तो जो F नेट आएगा वो क्या होगा, वो इन सब फोर्सेस का सम दैट इज F1 प्लस F2 प्लस F3 एंड सो ऑन प्लस अप टू F10। सिंपली हम जोड़ देंगे इनको मैग्नीट्यूड वाइज। तो F नेट जो आया वो कितना आया बेटे,
ये कितना था सबसे पहला फोर्स KQ प्लस ये कितना था बेटा 2KQ प्लस F3 कितना था 3KQ एंड सो ऑन अप टू कहां तक, अप टू 10 टर्म्स प्लस अप टू कहां तक 10 टर्म्स तक। ऐसा हो गया। जो कॉमन आ रहा है कॉमन ले लेंगे भाई सब में से। जो F नेट आएगा वो कितना आएगा सब बच्चे देख पा रहे हैं, KQ बाहर ले लिया आपने तो अंदर आ गया भाई 1 प्लस 2 प्लस 3 एंड सो ऑन अप टू कहां तक प्लस 10 टर्म्स तक। मेरे ख्याल से सब बच्चों को समझ आ रहा है सर। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या आ गया 1 प्लस 2 प्लस अप टू 10। मेरे ख्याल से आपने 11th क्लास में मैथमेटिक्स में पढ़ा है कि सम ऑफ n टर्म्स क्या होता है, सिग्मा n। सिग्मा n आपने पढ़ा है, सम ऑफ n टर्म्स क्या पढ़ा आपने कि n इंटू n प्लस 1 बाई 2, n इंटू n प्लस 1 बाई 2। मेरे ख्याल से फॉर्मूला पढ़ा है आपने, उसी का यूज करने के लिए इनफैक्ट आपको क्वेश्चन करवाया गया है कि सम ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स क्या होगा, तो आप फॉर्मूला यूज करेंगे n इंटू n प्लस 1 बाई 2। तो हम लोग इस वाले टर्म को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा F नेट वुड बिकम KQ इंटू अंदर क्या लिखेंगे n इंटू n प्लस 1 कितना हो गया 11 बाई 2। तो ये कितना हो गया बेटे 5, 11 5 से कितना हो गया 55। तो इस टर्म में अगर हम आंसर देते हैं तो इस टर्म में हमारा आंसर कितना आ गया बेटा 55 KQ। आप चाहे तो K का वैल्यू लिख सकते हैं दैट इज इक्वल्स टू 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू कितना 55Q। और अगर आप चाहें तो इसका वैल्यू भी रख सकते हैं। वैल्यू क्या हो जाएगा K का 9 इंटू 10 रेज़ टू पावर 9 इंटू कितना हो जाएगा 55Q। ये जो है वो नेट फोर्स किस चार्ज के ऊपर लगेगा, Q चार्ज के ऊपर लगेगा। किसके कारण, बाकी के सिस्टम ऑफ चार्जेस के कारण। मतलब इतना ही नेट फोर्स क्या करेगा एक्सपीरियंस करेगा। कहने का मतलब जो सीरीज है आपकी, जैसे सिग्मा n आपको अभी सिखाया गया दैट इज n इंटू n प्लस 1 बाई 2, ऐसे ही आप सिग्मा n स्क्वायर यूज कर सकते हैं अगर आप यहाँ चार्जेस की फॉर्मेट को बदल दें। आप चाहे तो सिग्मा n क्यूब यूज कर सकते हैं। मेरे ख्याल से तीनों सीरीज के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस आप लोग बड़े आराम से कर पाएंगे और इस तरह के क्वेश्चंस आपको ट्राई करने भी चाहिए। दैट्स इट बेटा, थैंक यू।